हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो लेक्चर है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी कि फाइनली आज हमारा ये जो चैप्टर है इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आपको जस्ट याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले के लेक्चर्स में हमने क्या क्या स्टडी किया है। कि हमने देखा था कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कैसे बनाया गया, कैसे शुरुआती दौर में काम हुआ, अर्ली फेज में ये सब चीजें कैसे काम हुआ, किस प्रकार चीजें हुई और किसके ऊपर फोकस किया हमने, और फॉरेन पॉलिसी का क्या मेन पर्पस था, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ये सभी चीज ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 3 में और इसके पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज जाओ चेक इट आउट, एंड अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लेना। और साथ में प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने प्रॉपर तरीके से हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से, हर लेक्चर के हिसाब से पूरा वीडियोस अपलोड करके अरेंज करके रखा हुआ है। आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हो। जस्ट चैनल के बाजू में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का सेक्शन, ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक है, और साथ में अगर आप सपोर्ट करोगे हमें, तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे 2 और चैनल है, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स, उसको भी देख सकते हो। अगर पसंद आएगा चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के आखिरी लेक्चर की, जो कि हमें पढ़ना है दोस्तों इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हमारा चल रहा था। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के हम लोग ने शुरुआती दिन के बारे में, शुरुआती दौर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका सबसे पहला फेज। तो सबसे पहला फेज यानी कि जब शुरुआत हुआ था, और कब से शुरुआत था, तो ऑब्वियसली जब हमें आज़ादी मिल गई थी। कब से मिली थी हमें आज़ादी? 1947 से मिली थी। तो शुरुआत में अगर मैं बात करूं, इसका फर्स्ट स्टेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेज बोल लो, फर्स्ट फेज बोल लो, ठीक है ना, जो भी आपको बोलना है। तो पहला जो स्टेज है वो क्या था? तो पहला स्टेज की अगर मैं बात करूं, जो कि था 1947 से लेके 1990 तक, ये जो पहला फेज था, ये 1947 जैसे हमें आजादी मिली उसके बाद 1990 तक ये जो चीजें हैं वो कैसे चली फॉरेन पॉलिसी में, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी जो था इसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया आजादी के जस्ट बाद, और इन्होंने ये सोचा कि किस प्रकार हम सबसे पहले हमारे इकोनॉमी को और हमारा जो इंटरनेशनल पीस है इसको हम लोग कैसे डेवलप करें, हमारे देश को आगे बढ़ा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो है उसको कैसे खत्म किया जाए। तो ये सभी चीजें जो है फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया जाने लगा। ठीक है, और साथ ही में हमने ये भी देखा था कि उसी दौरान, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, उसी दौरान कोल्ड वॉर भी हो रहा था बिटवीन द कंट्रीज अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, क्योंकि सबसे नंबर 1 पावर में कौन रहना चाहेगा, इस हिसाब से उन दोनों का कोल्ड वॉर चल रहा था। मतलब सामने सामने तो लड़ाई नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लड़ाई थी। समझ में आ रहा है कोल्ड वॉर का मतलब? जैसे कि हम किसी से दुश्मनी करते हैं तो सामने सामने तो उसको जाके मार के नहीं आते, लेकिन अंदर ही अंदर से उसको चोट पहुंचाते हैं, किसी भी तरीके से, बातों से या फिर किसी भी अलग तरीके से। तो इस प्रकार अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये 2 कंट्री का ही पूरे वर्ल्ड के ऊपर दबदबा था, टू बिकम द सुपर पावर। दे वांटेड टू बिकम अ सुपर पावर। तो इस प्रकार दबदबा था, तो बहुत सारे कंट्रीज उनके सामने झुक जाती थी। लेकिन हमारे इंडिया को जब उन्होंने बोला कि हमको आप सपोर्ट करो, तो इंडिया भी कंफ्यूज था कि किसको करे, अमेरिका को करे कि सोवियत यूनियन को करे। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन ना रहे, और कंफ्यूजन चाहिए क्यों? पहली बात तो यार, क्या मैं इन दोनों के ऊपर डिपेंड रह के ही जिंदा रह सकता हूं? क्या इंडिया का वजूद इतना कच्चा है कि हम दोनों के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा? नहीं, हम अलग रहेंगे। तो वो टाइम पे जो पंडित नेहरू थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने शुरुआत किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो उन्होंने बोला कि यार हम नहीं करने वाले, हम किसी के सामने नहीं झुकने वाले, हम अपना अलग ही रखेंगे भाई। हम इंडिया वाले को शांति प्यारा है, बहुत सारा गुलामी हमने कर लिया, बहुत सारे मुगल्स आए, सुल्तानेट लोग आए, सुल्तान लोग आए और अंग्रेज लोग आए, हम पे राज करके गए। बाबा अब हमसे नहीं होगा, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में रहेंगे, हम किसी को साथ नहीं देंगे, हम अपना चलाएंगे। ठीक है, तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ज्वाइनिंग भी की उन्होंने। बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो हमारे कंट्रीज के ऊपर था उसको रिलीज करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं बूस्ट अप करने की कोशिश की। उसी दौरान अगर हम बात करें तो जो बाकी कंट्रीज थी, ठीक है, जैसे कि सोवियत यूनियन भी अच्छा कंट्री था, जो आज के डेट में कहीं ना कहीं अलग होकर रशिया हो गया। आपको पता होगा सोवियत यूनियन, तो रशिया हमारा पहले से ही बहुत अच्छा मित्र रहा है, यानी फ्रेंड कंट्री रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है, जैसे सोवियत यूनियन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ये सब कुछ कंट्रीज हैं जो हमारे देश को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था इन्होंने, और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और खासकर डिफेंस में, जैसे मैंने ये चीज़ लिखा नहीं यहाँ पे, तो डिफेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस था। क्यों डिफेंस के ऊपर फोकस था? तो डिफेंस एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपका डिफेंस कमजोर है, अगर कोई भी कंट्री का डिफेंस कमजोर है, तो
कोई भी दूसरी कंट्री आके अटैक करके आपको कब्जा कर लेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे इंडिया का डिफेंस कमजोर है, हमारे पास मिलिट्री अच्छा नहीं है, आर्मी अच्छा नहीं है, एयरफोर्स अच्छा नहीं है, नेवी अच्छा नहीं है, तो कहीं पे भी कोई भी कंट्री आ गया, लेट्स सपोज पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो तो चाहता ही है कि हमें कब्जा कर लो, क्योंकि हमसे ही निकला है ना, तो बहुत ज्यादा उछलता है वो कि यार हम हमारा हिंदुस्तान हमारा है ऐसा बोलता है, कश्मीर हमारा है ऐसा बोलता है। लेकिन अगर हमारा मिलिट्री कमजोर होता कश्मीर में, एग्जाम्पल के तौर पे आज हमारे पास कश्मीर होता नहीं होता। हमारे कितने सारे सैनिकों ने, कितने सारे बहादुर आर्मी मैन ने अपनी बलिदान दिया है, आपको पता ही होगा, मूवीज भी बनी है इसके ऊपर कितने सारे, ठीक है ना, तब जाके यार आज सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, हमारा जो आर्मी पावर है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में गिनती आता है हमारे इंडिया का, ठीक है ना, आई गेस थर्ड या फोर्थ है, मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे कि कितना नंबर पे आता है, लेकिन बहुत ही अच्छा रैंक है हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया के, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के मिलिट्री पावर की अगर हम बात करें, इंडिया का पोजीशन बहुत अच्छा है। तो इतना ज्यादा अच्छा डिफेंस है, दैट्स व्हाई हम सेफ है, आज अपने घर में आराम से बैठते हैं, आराम से सोते हैं रात में बिना किसी फिक्र के, क्योंकि बॉर्डर पे कौन खड़ा है? हम, हमारे जो आर्मी वाले भाई हैं ना, वो खड़े हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए और हमको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये चीज कभी भूलना मत, ठीक है। और इसीलिए जो डिफेंस था, तो वो टाइम पे डिफेंस हमारा कमजोर था 1947 में, स्टार्टिंग के टाइम में, क्योंकि जस्ट आज़ादी मिली थी, पैसा वैसा था नहीं हमारे पास ज़्यादा। तो डिफेंस को मजबूत करने के लिए ये जो जितने भी कंट्रीज है, इन्होंने हमारी हेल्प की थी काफ़ी ज़्यादा। इसके लिए आज के डेट में ये हमारे कंट्रीज जो है हमारे फ्रेंड है। जर्मनी हमारा फ्रेंड है, फ्रांस, फ्रांस से हम लोग डील करते हैं, एयरफोर्स के प्लेन्स खरीदते हैं। सोवियत यूनियन यानी रशिया आज भी हमारी मदद करता है, कुछ भी होता है रशिया सामने खड़ा होता है। और इवन अमेरिका भी हमारा दोस्त हो गया अभी तो देखो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ये बताता है हमें कि इंडिया किस प्रकार कितना तेजी से आगे बढ़ा है, और इंडिया का नज़र कितने लोगों के नज़र में आ गया है इंडिया, और कितना अच्छा प्रॉपर तरीके से डेवलप कर रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी दौरान यार ये जो ईयर है, इसके दौरान ही हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते, लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, चाइना के साथ लड़ाई हुई। तो ये सभी चीज़ भी, परेशानी भी हमने झेला हुआ है, और यही सब चीज़ें, मुद्दे फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किए गए हैं, ताकि इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए और कैसे उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, ये सभी चीज़ किया गया है। फिर इंडिया ने सोचा कि यार अब लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, तो हमें भी कुछ ना कुछ प्रूफ करके दिखाना होगा। तो लगभग 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, ठीक है ना, ताकि हम भी एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाए। तो न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ और हम एक न्यूक्लियर कंट्री बन गए, और हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर आ गया, सो दैट जो बाकी कंट्री से वो थोड़े घबराएंगे, डरेंगे, यार हम पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि यार इंडिया के पास अब न्यूक्लियर वेपन आ गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होने लगा। फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें हुआ अगले फेज में, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज की बात हुआ। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड फेज में, ठीक है। पहला फेज में ये सब चीज़ें हुआ, सेकेंड फेज की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड फेज या फिर सेकेंड स्टेज बोल लो, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो ये सेकेंड जो फेज था, ये कब हुआ? 1990 तक ये हुआ था फर्स्ट फेज। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1990 के बाद, 1990 के बाद जो सबसे पहला जो हुआ 1991, ठीक है। 1990 के बाद 1991 से लेके और आज के डेट में जो भी प्रेजेंट ईयर चल रहा है, क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है, ठीक है। तो जब तक ये चलेगा सेकंड फेज चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकंड फेज की, तो इस दौरान भी बहुत बड़ा चैलेंजेस था हमारे फॉरेन पॉलिसी में, और बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे इंडिया के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हुआ, क्योंकि जैसे ही 1990 खत्म हुआ, तो ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा हद तक खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हद तक मतलब क्या, टोटली खत्म ही हो गया। तो कोल्ड वॉर जैसे ही खत्म हो गया, तो अमेरिका अलग हो गया, ठीक है ना। और जो ये सोवियत यूनियन था, जो सोवियत यूनियन जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ये कंट्री अलग हो गए। मेन क्या हो गया? मेन कंट्री क्या आया इसमें से? रशिया आ गया। तो रशिया अलग हो गया, अमेरिका उधर चला गया, मतलब सोवियत यूनियन जो था एक तरीके से खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया रशिया सोवियत यूनियन का। अब अलग अलग कंट्रीज बन गए, छोटे छोटे कंट्रीज बन गए, उसमें सबसे बड़ा कंट्री रशिया आ गया, वो सब हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो रिलेशनशिप था बाकी कंट्रीज के साथ, वो भी थोड़ा बहुत चेंज होने लगा। तो धीरे धीरे ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए, और जो पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, जो मिलिट्री कनेक्शंस थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, वो धीरे धीरे वो अपना सेटअप करने लगे, और इस प्रकार जो चीज़ें हैं वो चेंज होने लगी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वाइज ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। बिकॉज वो जो जमाना था सेकंड फेज का 1991 से, ये एक बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला जमाना आ गया था, क्योंकि धीरे धीरे लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होने लगे थे, टेक्नोलॉजी अडाप्ट करने लगे थे, और साथ ही में हमारे इंडिया में इकोनॉमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगे। तो आपको पता होगा, एक चैप्टर भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये दौरान, ठीक है ना, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें की थी, और हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके से पैसे को लाने की कोशिश की थी, और टोटल ओपन कर दिया था हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम को, सो दैट कि यार फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आके इन्वेस्ट करें। तो इस प्रकार जो चीज़ें हैं
होने लगे, ओपन मार्केट पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें होने लगी थी, ठीक है ना। और हमने भी बाकी जो आसपास के कंट्रीज थे उनके साथ ट्रेड वापस शुरू कर दिया था, व्यापार शुरू कर दिया था, एंड धीरे धीरे हमारा जो वर्ल्ड में जो रुतबा था वो थोड़ा सा इंप्रूव होने लगा था। जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, बहुत ज़्यादा पैसे का लोन था हमारे कंट्री के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होने लगा था, एंड इस प्रकार ट्रेड बढ़ने लगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होने लगी। और जब 1990 की अगर हम दौरान की अगर बात करें तो वो टाइम पे हमने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने लगे थे। जितने भी कंट्रीज़ थे एशिया के, उसके साथ अच्छा रिलेशन हो गया था, अफ्रीका के कंट्रीज का रिलेशन अच्छा हो गया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो साउथ एशियन कंट्रीज थी, जिसका नाम है यहाँ पे सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इनके साथ हमारा रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गया था। एंड साथ ही में हमारा जो रिलेशन था बाकी कंट्रीज के, जैसे कि इजराइल एक कंट्री, आपको पता है मिडल ईस्ट में इजराइल है, फिर जापान है, चाइना है कहीं ना कहीं। तो चाइना के साथ भले ही वो डिस्प्यूट्स होता है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा था धीरे धीरे। और जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसके साथ भी बहुत ही इजीली डेवलप होते जाता। फिर इंडिया भी कहीं ना कहीं नज़र में आ गया था, और इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री के तौर पे नज़र आ रहा था। तो इंडिया बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे G20 सम्मेलन होता है, आपको पता है G20 एक बैठक होती है पूरे लेवल पे जिसमें 20 कंट्रीज हिस्सा लेती है, तो यहाँ पे बैठक में शामिल होने लगे। फिर ब्रिक्स सम्मेलन होता है, आपको पता है ये ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिलकर हिस्सा लेते हैं और मीटिंग लेते हैं। तो ये सब जो सम्मेलन था इसमें हमारे इंडिया ने भी हिस्सा लिया, और कहीं ना कहीं इसका मतलब ये था कि हमारा इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर रहा था, और इसके फॉरेन पॉलिसीज़ के थ्रू ये सब चीज़ें हो पा रही थी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसी दौरान हमारे इंडिया ने अगर बात करूं तो लगभग 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट वापस से किया, आपको पता ही होगा, इसके ऊपर भी एक मूवी बनी है। तो न्यूक्लियर टेस्ट किया, और न्यूक्लियर जो टेस्ट किया इसके ऊपर जो मूवी बनी है वो आई गेस उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पोखरण में, ठीक है ना, जॉन अब्राहम की एक मूवी है, ठीक है, पोखरण में ये टेस्ट का था। पोखरण जैसलमेर राजस्थान में एक जगह है पोखरण, पूरा रेगिस्तान जैसा सूखा इलाका है, उसमें ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। और न्यूक्लियर टेस्ट तो पहले भी किया था 1974 में, लेकिन उसमें क्या फर्क था कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए थे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को बना के टेस्ट किया गया था, ताकि यार हमारे पास भी हथियार आ जाए न्यूक्लियर वेपन वाले, और हम भी सीधा सीधा वो वेपन्स को किसी भी नेवी के जहाज में, एयरफोर्स के जहाज में, या फिर किधर पे भी जाके उसमें लोड करके और किसी भी कंट्रीज के ऊपर गिरा के आ सकते हैं। इतनी पावर हमारे पास आ गई थी 1998 में। इसीलिए तो यार अमेरिका बौखला गया था ना, डर गया था अमेरिका, डर गया नहीं था, लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि उसने हमारे इंडिया के ऊपर दबाव डाल के रखा था, नजर रखा हुआ था कि यार ये सब चीज नहीं होने दूंगा मैं, न्यूक्लियर टेस्ट होने नहीं दूंगा, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा तो इंडिया कभी भी न्यूक्लियर स्टेट जो है वो वेपन्स के साथ नहीं बन पाता। लेकिन ये चीज हमारे इंडियंस के लोगों ने करके दिखाया बहुत ज्यादा बहादुरी से, बहुत ज्यादा अच्छे से। और वो टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट जो वगैरह सब हो रहा था, फिर इंडिया ने इसको फोकस करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आपको पता ही है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे चीज़ें खोले, मतलब डिपार्टमेंट खोले जिसके हेल्प से हमारे इंडिया न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में आगे बढ़े और डिफेंस में आगे बढ़े। जैसे कि आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DRDO हो गया, ठीक है ना, BARC हो गया, आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ के जो हेड थे डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है ना, आपको पता ही है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डॉक्टर होमी भाभा, आज भी इनके नाम पे ये जो BRC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके जस्ट 1-2 किलोमीटर दूर है ठीक है ना, मैं जहाँ पे रहता हूँ, आप लोग मुंबई में भी एक जगह है, वहाँ पे भी है, मुंबई हाई, वहाँ पे भी BRC सेंटर है। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें होने लगी, और डॉक्टर होमी भाभा जो थे वो जो फर्स्ट चेयरमैन थे उसके, और उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये सभी चीज़ें इस सेकंड फेज में होने लगी, और धीरे धीरे हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया, एक न्यूक्लियर पावर के रूप में भी आ गया, और लोग जो है हमारे इंडिया को पहचानने लगे। हमारे बाहर का जो रुतबा था, जो वर्ल्ड के लेवल का जो रुतबा था, काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुका था, और ये सब चीज़ हो पाया बिकॉज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी और इसके अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है मैं समाप्त करता हूँ। पूरा टॉपिक जितने भी थे हमने टोटल कंप्लीट करा दिए। तो इसका मतलब ये है, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छे से अपना कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो आपको बस हमें कॉमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना, चैप्टर कैसा लगा है बता देना, और साथ ही में वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बताओ, शेयर करो दबा के। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो हम आप लोग को नोटिफिकेशन दे पाएंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चले बस, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।